हेलो बच्चों, आई होप कि सब अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं लेक्चर लाई हूँ आज दूसरा, जिस चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। इसका दूसरा लेक्चर लाई हूँ मैं आज। जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको इसके बारे में पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा था, जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में। वर्गीकृत किया था हमने जीवों को। 2 जगत प्रणाली मैंने पढ़ाया था आपको, 3 जगत प्रणाली, 4 जगत प्रणाली और 5 जगत प्रणाली और 6 जगत प्रणाली। तो इनके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। 6 जगत प्रणाली तक मैंने आपको पढ़ाया था पिछले अध्याय में। कॉलर वूज ने दी थी, इसके बारे में मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था। तो मैं आज आपको इससे अगला वाला टॉपिक पढ़ाऊँगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो ठीक है, सेशन को स्टार्ट करती। तो R.H. वेटेकर ने क्या दी थी? 5 जगत प्रणाली दी थी R.H. वेटेकर ने। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था, जिसमें से इस चैप्टर में हम मोनेरा जगत के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ेंगे, फंजाई जगत के बारे में पढ़ेंगे। तो 3 जगत हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो प्लांटी जगत है वो अलग चैप्टर है, और जो एनिमल यानी कि जंतु जगत है वो अलग चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, मोनेरा जगत से हम स्टार्ट करते हैं। तो जो मोनेरा जगत है, मैंने पिछले उसमें पढ़ा था आपको लेक्चर में। मोनेरा जगत जो दिया था उसे किसने दिया था? कोपलैंड ने दिया था। कोपलैंड जो वैज्ञानिक था उसने क्या दिया था? मोनेरा जगत दिया। 4 जगत प्रणाली प्रस्तुत की थी कोपलैंड ने। तो कोपलैंड ने 4 जगत प्रणाली प्रस्तुत की थी, जिसमें मोनेरा जगत के बारे में उन्होंने बताया था। तो मोनेरा जगत में जो रखे थे वो कैसे थे? प्रोकैरियोटिक थे और एकल कोश के थे। प्रोकैरियोटिक जीव को रखा गया है जो कैसे थे? एकल कोश के। एकल कोश के होते हैं। तो मोनेरा जगत में कैसे जीव को रखा गया था? प्रोकैरियोटिक, जो कैसे थे? एकल कोश के थे। अगर हम मोनेरा जगत की बात करें तो मोनेरा जगत में जो मुख्य जीव है वो किसको रखा, उसमें कौन से जीव को रखा गया है? बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु को इसमें रखा गया है मोनेरा जगत में। इसमें मुख्य जीव को जो रखा गया है वो क्या है? जीवाणु। मोनेरा में जीवाणु पाए जाते हैं। तो जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की जो खोज है वो लीवेनहोक ने की थी। कय में की थी? वर्षा के जल में की थी। जीवाणु की जो खोज की थी वो किसने की थी? लीवेनहोक ने की थी। और वर्षा के जल में उन्होंने इसकी खोज की थी, जीवाणु को देखा था। तो नंबर 1 पॉइंट हो गया। और जीवाणु को जो नाम था वो किसने दिया था? एरेनबर्ग ने दिया था। जीवाणु जो शब्द दिया था वो किसने दिया था? एरेनबर्ग ने दिया था। उसके बाद बात करें हम जीवाणु के प्रकार कितने हैं? तो जीवाणु 4 प्रकार के बताए गए हैं जो एनसीईआरटी में है। अगर हम जीवाणु की बात करें तो जीवाणु जो
पाए जाएंगे वो कहाँ पाए जाएंगे? जीवाणु जल में, स्थल में, वायु में। तो तीनों जगहों पर जीवाणु पाए जाएंगे। यानी कि जीवाणु, अगर हम जीवाणु की बात करें तो जीवाणु सभी जगहों पर पाए जाएंगे, जल में भी, स्थल मंडल में भी, वायुमंडल में भी। तो सभी जगहों पर क्या होंगे? जीवाणु पाए जाएंगे। जीवाणु मिट्टी में भी पाए जाते हैं, गर्म झरनों में भी पाए जाएंगे, जल में भी, स्थल में भी, वायुमंडल में भी। गर्म झरनों पर भी जीवाणु पाए जाते हैं। तो जीवाणु की अगर हम बात करें तो जीवाणु क्या है? सर्वव्यापी है, यानी कि सभी जगहों पर पाए जाते हैं। जीवाणु क्या होंगे? सभी जगहों पर पाए जाएंगे। तो जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है डंडाकार, जिसे हम क्या कहेंगे? बैसिलस। और नंबर 2 है गोलाकार, जिसे क्या कहेंगे? कोकस। और नंबर 3 है कोशाकार, जिसे हम क्या कहेंगे? विब्रो। कोशाकार को विब्रो भी कहते हैं। और चौथा है सर्पिलाकार, सर्पिला यानी कि स्पाइरलिस। तो 4 प्रकार के क्या हैं? जीवाणु हैं। डंडाकार यानी कि बैसिलस, गोलाकार यानी कि कोकस, कोशाकार यानी कि विब्रो, और सर्पिल यानी कि सर्पिलाकार के। तो 4 प्रकार के क्या हैं? जीवाणु। जीवाणु 4 प्रकार के पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम पोषणता की बात करें तो पोषणता का जो आधार है, पोषणता जो पाई जाएगी, सबसे ज़्यादा विविधता जो पोषणता की पाई जाएगी वो किस में पाई जाएगी? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया में पाई जाएगी। तो पोषणता के आधार पर क्या करते हैं? अत्यधिक विविधता दर्शाते हैं। उसके बाद अगर हम जीवाणु की यानी कि बैक्टीरिया की बात करें तो कैसे कैसे ये अपना पोषण यानी कि कैसे कैसे अपना भोजन बनाते हैं। तो अगर हम भोजन की बात करें तो ये पोषणता के आधार पर स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी। पोषणता के आधार पर क्या होंगे? ये स्वपोषी भी होंगे और परपोषी भी होंगे। स्वपोषी यानी कि जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं उन्हें स्वपोषी कहेंगे, और परपोषी जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहेंगे? हम परपोषी कहेंगे। स्वपोषी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक रसायन संश्लेषित और दूसरा होगा प्रकाश संश्लेषित। एक रसायन संश्लेषित होता है, दूसरा कैसा होगा? प्रकाश संश्लेषित। रसायन संश्लेषित का मतलब है जो रसायन पर निर्भर रहते हैं, रसायन यानी कि रसायन का उपयोग करके अपना खाना बना लेते हैं। और प्रकाश संश्लेषित जो प्रकाश की प्रेजेंट में अपना खाना बना लेते हैं, उन्हें प्रकाश संश्लेषित कहेंगे। और परपोषी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मृतोपजीवी। परपोषी 2 प्रकार के होते हैं, एक मृतोपजीवी और दूसरा क्या होगा? परजीवी। यानी कि जीवाणु कैसे होते हैं? मृतोपजीवी भी होते हैं। कवक भी मृतोपजीवी होते हैं, लेकिन जीवाणु भी कैसे होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी का मतलब है कि जो गले सड़े कीड़ों से अपना भोजन बना लेते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? मृतोपजीवी। और परजीवी जैसे कुछ जो पोषण उन पे ही रहते हैं और उनसे क्या करते हैं? अपना पोषण, अपना भोजन बनाते हैं। जैसे जुएँ रहती हैं, सर के ऊपर रहती हैं, जगह भी बनाती हैं अपनी और पोषण भी वहीं से लेती रहती हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहेंगे हम? परजीवी। और मृतोपजीवी उन्हें कहेंगे जो गले सड़े कीड़ों से अपना भोजन बनाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? हम मृतोपजीवी। तो पोषणता के आधार पर जो जीवाणु हैं वो भी स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं, स्वयं भी खाना बनाते हैं और दूसरों पर भी क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। तो ये हो गया 6ठा पॉइंट पोषणता के आधार पर। उसके बाद है
सातवां पॉइंट कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। अगर जीवाणु की बात करें हम, तो जीवाणु को 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। एक आर्की बैक्टीरिया होगा और एक होगा यू बैक्टीरिया। अगर हम आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो आर्की बैक्टीरिया में भी अलग अलग प्रकार के क्या मिलेंगे, हम बैक्टीरिया पाए जाएंगे, यानी कि जीवाणु पाए जाएंगे। आर्की बैक्टीरिया में अगर हम बात करें, सबसे पहले मिथेनोजन क्या होते हैं। मिथेनोजन जो होते हैं वे कैसे होते हैं, यानी कि मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया में जो मिथेनोजन होते हैं वो क्या करते हैं, मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। इनकी चरगाई जंतु हैं जैसे भैंस, बकरी, तो ये क्या, इनके गोबर से जो गोबर में क्या होता है, मीथेन गैस उत्पन्न होती है, यानी कि इनसे हमें क्या होती है, मीथेन गैस उत्पन्न होती है। और एक ऐसी परिस्थिति में रहते हैं, अवायवीय परिस्थिति में मिलते हैं। जो मीथेन गैस पाई जाएगी वो कैसी परिस्थिति, मिथेनोजन कैसी परिस्थिति में पाए जाएंगे, वे अवायवीय परिस्थिति में पाए जाते हैं। अवायवीय परिस्थिति में जैसे हमने गोबर गैस प्लांट होती है तो उससे क्या होता है, मीथेन गैस उत्पन्न होती है। दूसरा जो है आर्की बैक्टीरिया में जो दूसरा है वो क्या है, हेलोफिल्स भी मिलते हैं। जो हेलोफिल्स होते हैं वो कैसी परिस्थिति में रहते हैं, वो चरम लवणीय परिस्थिति में मिलते हैं। चरम लवणीय परिस्थिति में मिलते हैं हेलोफिल्स, यानी कि जहाँ लवणीय परिस्थिति ज़्यादा होगी वहाँ के कौन मिलेंगे, हेलोफिल्स। उसके बाद है थर्मोएसिडोफिल्स। तीसरा नंबर है जो क्या है, थर्मोएसिडोफिल्स। जो थर्मोएसिडोफिल्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, थर्मो का मतलब है तापमान, एसिडोफिल्स जहाँ तापमान सबसे ज़्यादा अधिक होगा वहाँ क्या मिलेंगे, थर्मोएसिडोफिल्स। अधिक से अधिक जहाँ तापमान होगा वहाँ ही पाए जाएंगे। अधिक से अधिक तापमान सहन कर सकते हैं थर्मोएसिडोफिल्स। तो आर्की बैक्टीरिया मैंने 3 प्रकार के बैक्टीरिया पढ़े, मैथोजन, नंबर 1 मैथोजन, नंबर 2 हेलोफिल्स और नंबर 3 थर्मोएसिडोफिल्स। मैथोजन जो मैथेन गैस उत्पन्न करती हैं, अवायवीय परिस्थिति में मिलते हैं, और हेलोफिल्स जो चरम लवणीय परिस्थिति में पाए जाएंगे, और थर्मोएसिडोफिल्स जो अधिक से अधिक जहाँ तापमान होगा वहाँ ये तापमान में मिलेंगे, और तापमान को अधिक से अधिक ही क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। तो ये लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया, आई होप कि आपको मेरा लेक्चर अच्छे में समझ में आया होगा। मैंने आपको मोनिर जगत में जीवाणु पढ़ाए। जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं। एक तो दंडाकार यानी कि बैसिलस, गोलाकार यानी कि कोकस, और उसके बाद गोलाकार यानी कि विब्रो, और सर्पिला यानी कि सर्पिला आकार का। पोषणता के आधार पर भी हमने पोषणता का सपोषी देखा, परपोषी देखा, रसायन संश्लेषित, प्रकाश संश्लेषित, मर्दोपजीवी और परजीवी। उसके बाद हमने जीवाणु को देखा 2 प्रकार के, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में मैथोजन को देखा, और हेलोफिल्स देखे, और थर्मोएसिडोफिल्स देखे। इनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। तो ठीक है, अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ भी कमी महसूस होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो ठीक है, आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।